दोस्तों, आपने दुनिया की तीसरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी शाह फैसल मस्जिद तो जरूर देखी होगी, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के सियाह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं। 10,000 से जायद नमाजियों की गुंजाइश रखने वाली इस खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने वाली मस्जिद का नाम शहीद सऊदी हुक्मरान शाह फैसल अब्दुल अजीज के नाम पर रखा गया। शाह फैसल सऊदी अरब के वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने फलस्तीन के मुसलमानों के लिए अमली इकदामात किए, मुसलमानों को इकट्ठा किया और अमरीकी रियासत को बेबस कर दिया। एक बाकिरदार और मजबूत तरीन मुसलमान हुक्मरान की जिंदगी के हालात व वाक़यात के साथ मैं हूं साइमा मंसूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगाज़। जदीद सऊदी अरब के मामार और आलमे इस्लाम को दुनिया में गैरत और कुव्वत के साथ खड़े करने वाले सऊदी फरमारवा शाह फैसल को आज भी दुनिया भर के मुसलमान अकीदत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। शाह फैसल पहले सऊदी शाह थे जिन्होंने 11 साल तक पूरी कुव्वत के साथ अपने फैसलों का इतलाक कराया था और इसराइल को ख़त्म करने के लिए अमरीका समेत इसके तमाम हवारियों पर तेल बंद कर दिया था। ये शाह फैसल थे जिन्होंने 1969 में मुस्लिम ममालिक को OIC के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ और जानते हैं शाह फैसल के बारे में। शाह फैसल अब्दुल अजीज और तुरफा बिनते अब्दुल्ला अल शेख का बेटा था। फैसल की पैदाइश के वक्त उनके वालिद अभी भी नजद के अमीर के तौर पर हुकूमत कर रहे थे और उनकी वालदा अल शेख खानदान से थी, जिस खानदान ने बहुत से मुमताज सऊदी मजहबी रहनुमा पैदा किए थे। शाह फैसल अपने वालिद के दौर में एक बाअसर शाही सियासतदान के तौर पर उभरे। उन्होंने 1926 से 1932 तक हिजाज के वाइसराय के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो 1930 से सऊदी वजीर खारजा और 1954 से अपनी वफात तक वजीर आजम रहे। 1953 में जब उनके वालिद की वफात हुई तो उनके सौतेले भाई शाह सऊद बादशाह बने और फैसल वली अहद बने। 1964 में शाही खानदान के दीगर अफराद और सऊदी अरब के मुफ्ती आजम मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख की मदद से उन्होंने शाह सऊद को अपने हक में दस्तबरदार होने पर आमादा किया। शाह फैसल ने जदीदियत और इस्लाहात की पॉलिसी को नाफिज किया। उनकी खारजा पॉलिसी के अहम मौज़ूआत एंटी कम्युनिज्म और फ़लस्तीन नवाज थे। उन्होंने इस्लामी मजहबी हुकाम की ताकत को महदूद करने की कोशिश की। इसराइल को मगरिब से मिलने वाली हिमायत के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्होंने तेल की पाबंदी की क़यादत की, जो 1973 में तेल के बहरान का सबब भी बनी। शाह फैसल ने कामयाबी के साथ ममलकत की ब्यूरोक्रेसी को मुस्तहकम किया। शाह फैसल के दौरे हुकूमत को सऊदी अरब के दरमियान खासी मकबूलियत हासिल रही, बावजूद इसके कि उनकी इस्लाहात को कुछ तनाज़ात का सामना करना पड़ा। 1975 में उनके भतीजे फैसल बिन मुसैद के हाथों उनके कत्ल के बाद उनके सौतेले भाई खालिद सऊदी अरब के जानशीन बने। शाह फैसल को अरब दुनिया की जदीद तारीख का सबसे बाअसर और अहम हुक्मरान शुमार किया जाता है। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज 14 अप्रैल 1906 को रियाज में पैदा हुए। उनकी वालदा तुरफा बिनते अब्दुल्ला अल शेख थीं, जिनसे अब्दुल अजीज ने रियाज पर कब्जा करने के बाद 1902 में शादी की थी। तुरफा मजहबी रहनुमा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की औलाद में से थी। फैसल के नाना अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ अल शेख अब्दुल अजीज के प्रिंसिपल मजहबी उस्ताद और मुशीरों में से एक थे। तुरफा बिनते अब्दुल्ला का इंतकाल 1906 में हुआ जब शहजादा फैसल 6 माह का था। अपने दादा की सरपरस्ती में शहजादा फैसल ने 9 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ने और इस्लामी कानून और अकायद का मुताला करने की अपनी तालीम मुकम्मल की। उन्होंने अपने वालिद से घुड़सवारी और सियासत भी सीखी। उनके वालिद ने उन्हें अस्करी और सियासी तौर पर मुतासिर किया और छोटी उम्र में ही फैसल को बैनुल अक़वामी फोरम्स में अपने वालिद की नुमाइंदगी के लिए चुना गया। शाह अब्दुल अजीज के बड़े बेटों में से एक होने के नाते शाह फैसल को मुतअद्दिद जिम्मेदारियां सौंपी गईं। 1919 में बरतानवी हुकूमत ने शाह अब्दुल अजीज को लंदन आने की दावत दी, जिसमें वो नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे तर्की को अपना एलची मुकर्रर किया। ताहम शहजादा तर्की इस दौरे से कबल हिस्पानवी फ्लू की वजह से इंतकाल कर गए, लिहाजा शाह फैसल को उनकी बजाय लंदन भेज दिया गया, जहां वो इंग्लैंड का दौरा करने वाले पहले सऊदी अरब के बादशाह बन गए। उनका ये दौरा 5 माह तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने बरतानवी हुकाम से मुलाकात की। इसी अरसे में उन्होंने फ्रांस का दौरा भी किया और एक बार फिर सऊदी अरब के पहले बादशाह होने की हैसियत से वहां का सरकारी दौरा किया। शाह अब्दुल अजीज ने अपने बेटे फैसल को अरब पर इक़्तिदार मजबूत करने के लिए बहुत से फौजी फराइज सौंपे। हाइल पर कब्जे और 1922 में असीर पर इब्तदाई कंट्रोल के बाद शाह फैसल को तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ उन सूबों में भेजा गया। उन्होंने साल के आखिर में असीर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। शहजादा फैसल को 9 फरवरी 1926 को अपने वालिद के इलाके पर कब्जा करने के बाद हिजाज का वाइसराय मुकर्रर किया गया। वो अपने दौरे हुकूमत में अक्सर मकामी रहनुमाओं से मशवरा करते थे। इसके अलावा वो मशावरती असम्बली के सदर और वजीर दाखिला भी रहे। दिसंबर 1931 में नाइबियन की कौंसिल के आइन के
اعلان کے بعد شہزادہ فیصل 4 رکنی کونسل کے صدر اور وزیر خارجہ بن گئے۔ وہ اپنے سابقہ القابات حجاز کے وائسرائے، مشاورتی اسمبلی کے صدر اور وزیر داخلہ پر قائم رہے۔ وہ 1960 اور 1962 کے درمیان صرف 2 سال کے وقفے کے ساتھ اپنی موت تک بادشاہ کے طور پر سعودی خارجہ پالیسی کی نگرانی کرتے رہے۔ شاہ فیصل نے اس عرصے میں کئی ممالک کا دورہ کیا، جن میں مئی 1932 میں ایران، 1932 میں ہی پولینڈ اور 1933 میں روس شامل تھے۔ 8 جولائی 1932 کو انہوں نے ترکی کا دورہ کیا اور وہاں کے صدر کمال اتا ترک سے ملاقات کی۔ 23 ستمبر 1932 کو انہوں نے مکہ سے شاہ عبدالعزیز کی جانب سے سعودی عرب کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا اور بعد میں جاری کردہ شاہی فرمان کو پڑھ کر سنایا، جس میں مملکت حجاز اور نجد کا نام بدل کر سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ شاہ فیصل نے 1934 میں سعودی یمن جنگ کے دوران ایک مہم کی کمان کی تھی، جس کے نتیجے میں سعودی فتح ہوئی۔ وہ اور ان کے سوتیلے بھائی خالد نے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی دعوت پر اکتوبر 1943 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ یہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ابتدائی رابطوں میں سے ایک ہے۔ جیسے ہی شاہ عبدالعزیز اپنی زندگی کے اختتام کے قریب پہنچے، انہوں نے شاہ فیصل کے وسیع علم کے ساتھ ساتھ اپنے برسوں کے تجربے کی وجہ سے اپنے ممکنہ جانشین ولی عہد سعود پر شاہ فیصل کو ترجیح دی۔ چونکہ فیصل ایک بچہ تھا، شاہ عبدالعزیز نے اسے اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ ذہین سمجھا اور اکثر اسے جنگ اور سفارتکاری کی ذمہ داریاں سونپی۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل ایک سادہ طرز زندگی کو اپنانے کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک گفتگو کے دوران جب شاہ عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ ان کا اگلا جانشین کون ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس 3 فیصل ہوں۔ تاہم عبدالعزیز نے سعود کو ولی عہد کے طور پر برقرار رکھنے کا فیصلہ اس خوف سے کیا کہ اگر میں یہ فیصلہ نہیں کرتا تو باہمی اختلافات اور تنازعات کے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا انتقال 9 نومبر 1953 کو ہوا، جس وقت شہزادہ فیصل ان کے ساتھ تھے۔ شاہ فیصل کا بڑا سوتیلا بھائی سعود بادشاہ بنا۔ اس کے بعد شاہ فیصل کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ 16 اگست 1954 کو انہیں وزیر اعظم بنایا گیا۔ شاہ سعود نے اخراجات کے پروگرام کا آغاز کیا، جس میں دارالحکومت ریاض کے مضافات میں ایک وسیع شاہی رہائش گاہ کی تعمیر بھی شامل تھی۔ اسے پڑوسی ملک مصر کے دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا، جہاں جمال عبد الناصر نے 1952 میں بادشاہت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ناصر شہزادہ طلال بن عبدالعزیز کی قیادت میں منحرف شہزادوں کے ایک گروپ کو پروان چڑھانے میں کامیاب رہا، جو مصر چلے گئے، اس خوف سے کہ سعود کی مالیاتی پالیسیاں ریاست کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہیں اور اس کی خارجہ امور کو سنبھالنے میں ناکامی ہے۔ شاہی خاندان کے سینئر ارکان اور علماء کرام نے سعود پر فیصل کو وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور آخرکار 1958 میں شاہ فیصل کو وسیع ایگزیکٹو اختیارات دے دیے گئے۔ شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی اور 18 دسمبر 1960 کو شاہ فیصل نے احتجاجاً وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ شاہ سعود ان کی مالی اصلاحات کو مایوس کر رہے ہیں۔ شاہ سعود نے اپنے انتظامی اختیارات واپس لے لیے اور شہزادہ طلال کو مصر سے واپس آنے پر آمادہ کرتے ہوئے جولائی 1958 میں وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ اس واقعے سے 1 ماہ قبل شاہ فیصل نے 4 اکتوبر 1962 کو واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی سے خفیہ ملاقات کی۔ اسی سال شاہ فیصل نے 10 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا، جس میں اقتصادی، مالی، سیاسی اور قانونی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک صنعتی ملک بننے کے لیے سعودی عرب کے راستے کا خاکہ پیش کیا گیا۔ یہ اصلاحات کچھ اس طرح سے پیش کی گئیں کہ اسلامی شریعت سے ماخذ بنیادی نظام حکومت کا اجرا اور نظام حکومت اور وزراء کونسل کی تشکیل کی جائے۔ مملکت کے مختلف علاقوں میں صوبوں کے لیے ایک نظام قائم کیا جائے اور مقامی حکومت کے طریقہ کار کو واضح کیا جائے۔ وزارت انصاف کا قیام ہو۔ 20 فقہ پر مشتمل فتویٰ دینے کے لیے سپریم کونسل قائم کی جائے۔ مفت طبی علاج، مفت تعلیم اور کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کو کسٹم ڈیوٹی سے استثناء کے ذریعے سعودی عوام کی سماجی سطح کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ سماجی تحفظ کا نظام اور کارکنوں کو بے روزگاری سے بچانے کا نظام قائم کیا جائے۔ دوستو، آپ کو شاید یہ سن کر بھی حیرت ہو کہ پرنس فیصل نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے علاوہ پاکستان سے بھی اکانومی کے ایکسپرٹس بلائے تھے۔ ان ایکسپرٹس کی ڈائریکشن میں سعودی معیشت نے تیزی سے ترقی کی اور تیل کی پیداوار بھی تیزی سے بڑھی۔ صرف 1 سال کے اندر یعنی 1959 تک سعودی عرب میں تیل کی پیداوار 10% بڑھ گئی۔ اب ایک طرف پرنس فیصل شاہی اخراجات کو کنٹرول کر کے ملک کی آمدنی بڑھا رہے تھے، تو دوسری طرف وہ اداروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صرف زبانی احکامات ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ وہ دن میں تقریباً 16 گھنٹے ایکٹیو رہتے اور اپنے دفتر میں زیادہ سے زیادہ وقت کام کرتے ہوئے گزارتے۔
करते। प्रिंस फैसल ने सऊदी अरब में तमाम सरकारी महकमों को पुराने तरीकों से हटाकर दुनिया में राय जदीद तरीके से मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से सरकारी मशीनरी बेहतर तरीके से काम करने लगी। फौज को जदीद तरबियत और हथियार मिलने लगे, जिससे मुल्क में पहली बार कुछ इस्तेहकाम वहाँ के लोगों को देखने को मिला। प्रिंस फैसल की इन कामयाब मुआशी पॉलिसियों और उनकी सादगी ने सऊदी अवाम को बहुत मुतासिर किया। लोग उनकी तर्ज जिंदगी की मिसालें देने लगे। बादशाह शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज के 24 महलों के मुकाबले में प्रिंस फैसल ने जद्दा में सिर्फ एक निस्बतन कम खर्च महल तामीर करवाया था, लेकिन उसे भी बाद में सरकारी गेस्ट हाउस के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। यूं दोस्तों, इकॉनमी वाले चैलेंज में तो प्रिंस फैसल सुरखरू हो गए, लेकिन दूसरा चैलेंज कुछ ज्यादा ट्रिकी था, थोड़ा मुश्किल था। वो चैलेंज था सऊदी माशरे को मॉडर्न बनाना। लेकिन वो सऊदीया को मॉडर्न क्यों बनाना चाहते थे? इसकी 3 बुनियादी वजूहात थी। पहली तो ये थी कि शाह फैसल का बचपन का वो ख्वाब जो उन्होंने लंदन में देखा था। 13-14 बरस की उम्र में जब शाह फैसल लंदन गए थे तो वहाँ उन्होंने फैसला किया था कि एक रोज वो भी अपने मुल्क को इस जैसा मॉडर्न बनाएंगे। तो अब बचपन का ये ख्वाब पूरा करने का वक्त आन पहुंचा था। दूसरी वजह थी मिस्र का सदर जमाल अब्दुल नासिर। जनरल मोहम्मद मुजीब और जमाल अब्दुल नासिर मिस्र में बादशाहत के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए एक फौजी इनकलाब के जरिए तब्दीली लेकर आए थे, जिसमें बाद में जमाल अब्दुल नासिर मिस्री सदर बन गया। अरब नौजवान उसे अपना आइडियल हुक्मरान मानते थे, क्योंकि वो अवाम के हकूक का ख्याल रखता था। वो मिस्र को जदीद खतूत पर तरक्की दे रहा था। अरब के दीगर नौजवानों की तरह प्रिंस फैसल भी जमाल अब्दुल नासिर से बहुत मुतासिर था। जब जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में नहर स्वीज को नेशनलाइज किया तो प्रिंस फैसल ने इसकी हिमायत की थी। मगरबी मीडिया में तो प्रिंस फैसल को अरब नेशनलिस्ट और जमाल अब्दुल नासिर का हामी भी करार दिया जाने लगा था। तो प्रिंस फैसल की ख्वाहिश थी कि वो भी मिस्र की तरह सऊदी अरब को मॉडर्न बनाएं। लेकिन ये इस्लाहात सिर्फ जमाल अब्दुल नासिर से ही मुतासिर होकर नहीं की जा रही थी, बल्कि वो खौफजदा भी था। और वजह ये थी कि मिस्र के इनकलाब से मुतासिर होकर कई सऊदी शहरी भी आले सऊद के खिलाफ ऐसा ही इनकलाब बर्पा करने का सोच रहे थे, जैसा कि मिस्र में बादशाहत के खिलाफ जमाल अब्दुल नासिर ला चुका था। तो आपको बताएं कि 1955 में एक ऐसी ही साजिश तैयार भी हुई थी। हुआ ये था कि सऊदी फौज के कुछ अफसरान जिन्हें मिस्र की सपोर्ट हासिल थी, उन्होंने बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज का तख्ता उलटने का मंसूबा बना लिया। लेकिन इससे पहले कि वो इस मंसूबे पर अमल करते, ये साजिश बेनकाब हो गई। बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज तो इस वाक़े के बाद इनकलाब के लफ्ज़ से ही डरने लगा। सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने की ख्वाहिश की तीसरी और शायद सबसे अहम वजह थी प्रिंस फैसल की बीवी इफ़्फ़त शाह फैसल की चहीती बीवी थी और दोनों में मोहब्बत की शादी हुई थी। प्रिंस और इफ़्फ़त की लव स्टोरी 1933 की एक मशहूर कहानी थी। उस दौर में 16-17 बरस की इफ़्फ़त अपने खानदान के साथ मुकामात मुकद्दसा की ज़ियारत करने हिजाज आई थी। तब प्रिंस फैसल हिजाज का गवर्नर था और उसने पहली मर्तबा इफ़्फ़त को यहीं देखा, लेकिन देखते ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। इफ़्फ़त का खानदान शाह फैसल के वालिद शाह अब्दुल अजीज के रिश्तेदारों में शामिल थे। रिश्तेदारी की वजह से प्रिंस फैसल को इफ़्फ़त से शादी करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इफ़्फ़त ने मॉडर्न तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क के दौर में तुर्की में परवरिश पाई थी और उसकी तालीम और तरबियत इस्तांबुल में हुई थी, इसलिए उसके ख्यालात जदीद सेकुलर स्टाइल में ढले हुए थे। वो चाहती थी कि सऊदी अरब में भी लड़कियों के लिए तालीमी इदारे खोले जाएं, उन्हें काम करने का हक दिया जाए, रेडियो टीवी तक भी उनकी रसाई हो। इफ़्फ़त अपने शोहर प्रिंस फैसल से ये कहती रहती थी कि वो सऊदी अरब को मॉडर्न बनाए और ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम के लिए इक़दामात ज़रूर करे। तो अब दोस्तों, ये 3 वजूहात यानी इफ़्फ़त के इसरार, जमाल अब्दुल नासिर के मिस्री इनकलाब और अपने बचपन के ख्वाब की तकमील के लिए प्रिंस फैसल सऊदी अरब को मॉडर्न बनाना चाहते थे। लेकिन ये चैलेंज एक ट्रिकी चैलेंज था। इसमें मसला ये था कि सऊदी उलमा यानी आले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के वो उलमा जो हुकूमत में शामिल थे और जिनकी वजह से प्रिंस फैसल को शाही इख्तियारात मिले थे, वो मॉडर्निज्म को पसंद नहीं करते थे। इन लोगों ने सऊदी अरब में अपने नजरियात के मुताबिक मजहब को सख्ती से नाफिज कर रखा था। इस दौर में लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थीं, मीडिया में काम नहीं कर सकती थीं और सऊदी अरब में टीवी और फिल्म्स पर भी मुकम्मल पाबंदी थी। सऊदी अरब की मजहबी पुलिस फोर्स लोगों को बिलजबर नमाज पढ़ाती थी, सिगरेट नोशी से रोका जाता था, घरों में घुसकर टेप रिकॉर्डर्स तोड़ दिए जाते थे और पर्दा ना करने वाली औरतों के टखनों पर छड़ियां मारी जाती थी। इस पुलिस ने 1963 में सऊदी अरब में प्राइवेट सिनेमास को भी नाकाम कर दिया जो कुछ लोग वहां पर कायम कर रहे थे। तो अब इस तरह के माहौल में जब मजहबी इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर थी, वहां प्रिंस फैसल के लिए मॉडर्न रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद शाह फैसल ने अपना रिफॉर्म्स प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले लड़कियों के स्कूल्स खोलना शुरू किए। 1960 में पहली बार सऊदी अरब में लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया, जिस पर उलमा ने शदीद एहतजाज किया। शाह फैसल ने उलमा से कहा कि अगर आप अपनी बेटियों को तालीम नहीं दिलवाना चाहते तो उन्हें स्कूल मत भेजें।
लेकिन जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो ऐसा करने दें। यूं प्रिंस फैसल ने उलमा को टाल दिया या किसी हद तक कायल करने की कोशिश की, लेकिन उलमा ने प्रिंस फैसल को मजबूर करके ये किया कि लड़कियों के तालीमी इदारों का कंट्रोल अपने पास ले लिया। यानी अब उलमा आले शेख की लड़कियों की तालीम की निगरानी खुद करने लगे। उलमा की निगरानी में चलने वाले मजहबी स्कूलों में लड़कियों को पढ़ने की तो इजाज़त थी, लेकिन स्पोर्ट्स की इजाज़त नहीं थी। एक और संगे मील 1963 में भी अबूर हुआ। रेडियो मक्का पर पहली बार एक खातून की आवाज़ सुनी गई। इस आवाज़ पर भी उलमा ने एहतजाज किया, लेकिन प्रिंस फैसल ने दलाइल से उलमा के एहतजाज को गलत साबित कर दिया। यूं प्रिंस फैसल सऊदी उलमा के दबाव के बावजूद सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने के प्रोग्राम पर काम करते चले गए। इस काम में शाह फैसल की बीवी इफ़्फ़त ने उनका पूरा साथ दिया। इफ़्फ़त के नाम पर जद्दा में ख़वातीन की एक यूनिवर्सिटी भी कायम की गई, जिसका इंतज़ाम किंग फैसल फाउंडेशन चलाती है। सऊदी अरब ने आलमी दबाव की वजह से 1959 में गुलामों की दरामद यानी इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सऊदी अरब के अंदर गुलामी बहरहाल बरकरार थी, जहां कम से कम 30,000 गुलाम मौजूद थे, जिनमें से बहुत से शहजादों के अंडर थे। प्रिंस फैसल के पास भी कुछ गुलाम मौजूद थे। बहरहाल सऊदी अरब पर गुलामी के खात्मे के लिए मुसलसल आलमी दबाव आ रहा था। 1962 में जब बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर कैनेडी की मुलाकात हुई तो इसमें भी गुलामी के खात्मे पर बात हुई। शाह फैसल अमेरिका से इसराइल के हक में वोट देने पर खफा थे, मगर इस बात को कई साल गुजर चुके थे और अब शाह फैसल अमेरिका से अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहे थे। प्रिंस फैसल ने प्रिंस कैनेडी के दबाव पर फिर आलमी तकाज़ों को समझते हुए 1962 में गुलामी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर भी सऊदी उलमा ने एक बार फिर सख्त एतराज़ात किए और दलाइल से ये बात साबित की कि मजहब में गुलामी जायज़ है, लेकिन शाह फैसल ने उनकी एक ना सुनी और गुलामों को आज़ाद करने के फैसले पर डट गए। रेडियो मक्का के मुताबिक प्रिंस फैसल के हुक्म पर कम से कम 10,000 गुलाम आज़ाद कर दिए गए। तो दोस्तों 1962 वो साल था जब हज़ारों साल बाद अरब खित्ते में बाज़ाब्ता तौर पर इंसानों की गुलामी का खात्मा कर दिया गया। इस लिहाज से देखा जाए तो हम प्रिंस फैसल को सऊदी अरब का अब्राहम लिंकन भी कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन इससे 100 साल पहले अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन ने भी बेपनाह मुखालफत के बावजूद गुलामी को ख़त्म किया था और इसकी पादाश में अपनी जान भी दी थी। इस तरह प्रिंस फैसल ने अपने रिफॉर्म्स के जरिए सऊदी अरब को बदलना शुरू कर दिया था। बज़ाहिर तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन सऊदी महल्लात के दरवाज़ों के पीछे एक और कशमकश भी चल रही थी। इस कशमकश की वजह था बादशाह सऊद बिन अब्दुल अजीज, जिसे प्रिंस फैसल ने अपनी सलाहियतों से एक कोने में धकेल दिया था और वो महज एक नुमाइशी बादशाह की हैसियत इख्तियार कर गया था। लेकिन अब ये सिंबॉलिक बादशाह अपने इख्तियारात वापस लेने के लिए सर तोड़ कोशिशें करने लगा। दोनों भाइयों में कशमकश जारी थी और फिर जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब प्रिंस फैसल और शाह सऊद की हामी बंदूकें लेकर आमने सामने आन खड़े हुए। सऊदी अरब में खाना जंगी का आगाज हुआ चाहता था। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 1958 में सऊद बिन अब्दुल अजीज ने एक मुआहदे के तहत अपने इख्तियारात प्रिंस फैसल को मुंतकिल कर दिए थे, मगर इस मुआहदे के बाद 4 साल के अंदर दोनों भाइयों में इख्तलाफात अरूज पर पहुंच गए। शाह सऊद ने पहले तो वजीर आजम का ओहदा ख़त्म करके प्रिंस फैसल को नायब वजीर आजम बना दिया, फिर उसने मुतहर्रक होते हुए सरकारी महकमों में भी मुदाखलत शुरू कर दी। सऊद बिन अब्दुल अजीज इस बात पर भी एतराज़ात उठाने लगे कि प्रिंस फैसल ने शाही खानदान के अखराजात कम क्यों कर दिए हैं। इन सब बातों के अलावा सऊद बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटों को अहम वजारतों और ओहदों पर तैनात करने की कोशिशें भी शुरू कर दी ताकि मामलात रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंजे जमा सके। सऊद बिन अब्दुल अजीज के ये इकदामात जाहिर है प्रिंस फैसल को पसंद नहीं आ रहे थे। जब दोनों भाइयों में ये कशीदगी हद से बढ़ गई तो प्रिंस फैसल ने एक सख्त कदम उठाया। उन्होंने उलमा और ताकतवर शहजादों की मदद से अक्टूबर 1962 में एक बार फिर सऊद बिन अब्दुल अजीज को एक नया मुआहदा करने पर मजबूर कर दिया। इस मुआहदे की शराइत पहले मुआहदे से भी ज्यादा सख्त थी, जिसके तहत तमाम इख्तियारात प्रिंस फैसल के पास ही होंगे, जबकि सऊद बिन अब्दुल अजीज तमाम फैसलों पर सिर्फ दस्तखत करेंगे और कोई हुक्म जारी नहीं कर सकेंगे। सऊद बिन अब्दुल अजीज ज्यादा देर इस मुआहदे पर टिक नहीं सका और उसने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली और यूरोप चला गया। दुनिया को दिखाने के लिए यही कहा गया कि बादशाह इलाज की गर्ज से बैरूने मुल्क गया है, जबकि हुकूमती इख्तियारात अब भी उसी के पास हैं। सऊद बिन अब्दुल अजीज की गैर मौजूदगी में शाह फैसल ने अपनी नई कैबिनेट बनाई, जिसमें अपने सौतेले भाइयों प्रिंस फहद और प्रिंस सुल्तान को भी हुकूमत में शामिल किया, जो उसके इत्तेहादी थे।
सितंबर 1963 में सऊद बिन अब्दुल अजीज अपनी मुख्तसर जलावतनी ख़त्म करके सऊदी अरब वापस आ गया। शाह फैसल ने यह फैसला कर लिया था कि वो शाह सऊद को हर सूरत बादशाहत के ओहदे से हटाकर ही दम लेगा। शाह फैसल ने फ़ौज से मदद लेने का फैसला किया, लेकिन सऊदी फ़ौज भी इस सियासी झगड़े की वजह से अब तकसीम हो चुकी थी। दोनों भाई अपने अपने रॉयल गार्ड्स के साथ एक दूसरे के आमने सामने थे। ऐसा लगता था कि अब सऊदी अरब खाना जंगी का शिकार होगा। ताहम इस मौके पर सऊदी शहजादों और उलमा ने एक बार फिर मदाखलत की और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। फौरी तौर पर आले सऊद के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दोनों तरफ तलखी बढ़ती चली गई। सऊद बिन अब्दुल अजीज अल नासरिया के महल में बैठकर सऊदी कबाइल की हिमायत हासिल करने की कोशिश करता रहा। ये भी कहा जाता है कि उसने मिस्री हुकूमत की मदद से शाह फैसल को कत्ल कराने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से इस साजिश पर अमल नहीं हो सका। प्रिंस फैसल को बादशाह बनाने की सरकारी दस्तावेजात पर 72 शहजादों और 12 उलमा के दस्तखत थे। यूं उलमा और शहजादों के ताउन से अब प्रिंस फैसल शाह फैसल या किंग फैसल बन चुका था। 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत दिन के मौके पर सऊदी अरब बादशाह शाह फैसल लोगों से मिल रहे थे कि उसी दौरान उनके भतीजे फैसल बिन मसाद भी उन्हें मिलने पहुंच गए। लेकिन जैसे ही शाह फैसल अपने भतीजे को बोसा देने के लिए आगे बढ़े, उसी वक्त फैसल बिन मसाद ने रिवॉल्वर निकाला और शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी। शाह फैसल के एक मुहाफिज ने कातिल पर तलवार का हमला किया, लेकिन जान से नहीं मारा और गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सके और इंतकाल कर गए। शाह फैसल के कातिल का उसी साल 18 जून को सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के सबसे बड़े चौराहे में सरेआम सर कलम कर दिया गया। कत्ल के बाद फौरी तौर पर यही कहा गया कि फैसल बिन मसाद दिमागी तौर पर अदम तवाजुन का शिकार हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कत्ल के वक्त कई अफवाहों और कयास आराइयों ने जन्म लिया, लेकिन ये मुअम्मा आज भी हल नहीं हो सका कि उनके कत्ल के पीछे असल में कौन सी ताकतें थीं और ये कत्ल किसकी एमा पर किया गया। शाह फैसल ने इक़्तिदार संभालने से पहले और बाद में जिन ममालिक का दौरा किया, उनसे मुतअद्दिद एज़ाज़ात हासिल कर चुके हैं। 1983 में किंग फैसल फाउंडेशन ने रियाज में किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ कायम किया। वहाँ पर शाह फैसल को दिए गए एज़ाज़ात आज भी आवेज़ा हैं। शाह फैसल की मौत के बाद उनके बेटों ने उनके एजाज़ में एक बैनुल-अक़वामी फलाही तंजीम किंग फैसल फाउंडेशन कायम की। जेराल्ड डिगोरी ने शाह फैसल की स्वाने उम्री शाया की, जिसका उन्वान है फैसल सऊदी अरब का बादशाह। अक्टूबर 1976 में शाह फैसल के भाई शाह खालिद ने इस्लामाबाद पाकिस्तान में फैसल मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर लाइलपुर का नाम फैसल के एजाज़ में 1979 में फैसलाबाद रख दिया गया। सूबा सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 बड़े अड्डों में से एक को फैसल के एजाज़ में PAF बेस फैसल का नाम दिया गया। मुस्लिम उम्मा शाह फैसल को आज भी इज्जत की निगाह से देखती है और उन्हें एक शहीद का दर्जा देती है। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।